ले जी, करेक्ट करना है ग्रॉस प्रॉफिट को और नेट प्रॉफिट को। ऐसा एक सवाल हमने सिर्फ किया अभी तक, ऐसे ही है ना। उसके अलावा बाकी नेट प्रॉफिट वाला था सिर्फ एक सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट वाला था, वो बड़ी आसानी हो जाती है। ये वाला मुश्किल काम है, लेकिन इसके अंदर भी हमने एक जुगाड़ लगा लिया था कि जीपी से ऊपर वालों को सिर्फ जीपी पे इम्पैक्ट डालते हैं, नेट प्रॉफिट से वालों को सिर्फ नेट प्रॉफिट पे, और फिर एंड पे जीपी का एक ही बार इम्पैक्ट डाल लेते हैं। हालांकि सोल्यूशन इस तरह से नहीं होता, लेकिन आंसर हमारा मैच कर जाता है, उसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, जरा क्विकली करेंगे। एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है पर्चे में। अगर ऐसा कभी सवाल आ जाए तो आपने जो आसान हो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ले लेना है, और जो मुश्किल हो उसकी जनरल एंट्रीज करनी है। ठीक है, अच्छा जी शुरू करते हैं जी काम। बहरहाल हमारी तो मजबूरी है, हम तो ओरिजिनल रॉन्ग और रेक्टिफाइंग से ही चलते हैं। ओके, ओरिजिनल। अब ये आपको पहले सफ़े पे लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहे बिल्कुल छोटे छोटे 3 कॉलम्स डाल के ऐसे ही एब्रीविएशन यूज कर के जल्दी जल्दी कर ले एक ही सफ़े के ऊपर, मर्जी है आपकी। ठीक है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट रेक्टिफाइंग एंट्रीज इस सवाल में नहीं है। ठीक है, जल्दी करना है इसको, क्योंकि मैंने जो है वो टर्म टेस्ट भी डिस्कस करना है आज। डन बाय अकाउंटेंट लिखते होते हैं हम, ज्यादा अच्छा लगता है हमें, क्योंकि रॉन्ग लिखे ना तो कोई बच्चा ये एतराज कर सकता है, उठ के कोई एक बंदा ये एतराज कर सकता है कि जी आपने लिखा हुआ है रॉन्ग, जब कैश क्रेडिट होना था वो हो गया, तो उसको तो फिर आप करेक्ट अज्यूम कर रहे हैं, ऊपर रॉन्ग लिखा हुआ था। इसलिए हमने क्या लिख दिया, डन बाय अकाउंटेंट, रेक्टिफाइंग एंट्रीज। चलें जी, फटाफट फटाफट शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले एन इनवॉइस ऑफ, अच्छा अब कितने बच्चों ने ये सवाल कहीं ना कहीं कभी ना कभी अटेम्प्ट किया हुआ है? माशाल्लाह, फिर तो बहुत क्विकली होना चाहिए, इस पर देर नहीं लगानी है आप लोगों ने। पहली एडजस्टमेंट पढ़ें, दिमाग के अंदर इसकी एडजस्टमेंट जो है वो आप सॉल्व कर लें, फिर मैं फौरन इस पे आ जाता हूँ। जी बच्चों, ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टाइमिथी फॉर द ईयर शोज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 850 एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 460। ठीक है जी, ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट है। एंड पे इसको उठा लूंगा। ठीक है, पहले हम मेरे ख्याल में इसको छोड़ ही देते हैं, फटाफट सारी करेक्शंस कर लेते हैं। ठीक है, करेक्टिंग एंट्रीज कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक ही बार उसमें भी पता है आपको, जब ये एंट्रीज हो जाती हैं रेक्टिफाइंग, तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट लेना फिर 2 मिनट का काम भी नहीं है। बस आपने पीएनएल के आइटम्स को पकड़ना है, इनकम या एक्सपेंसेस को, और उनका इंपैक्ट प्रॉफिट पे डालते जाना है। जीपी से ऊपर जीपी से नीचे वाली कहानी आपको पहले से समझा रखी हुई है मैंने। ठीक है ना। During the review of following errors were noticed. An invoice of 3700 was debited to purchases. मतलब शायद हमने चीजें खरीदी होंगी, क्या ख्याल है? चीजें खरीदी होंगी ना। But the goods were received. Oh, इनवॉइस को परचेजेस में डेबिट कर दिया, लेकिन गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर। इससे उलट एक जगह पे हमने एडजस्टमेंट की थी। अच्छा, ये बहुत जरूरी होता है, आप लोगों को ये रटा शटा नहीं लगाना होता आपको। आपने कॉन्सेप्ट आपका जब बन जाता है ना, तो उसका मकसद ही उसका पता कैसे लगता है कि आपको नजर आ रहा होता है जी फलां सवाल के अंदर हमने ट्रीटमेंट ऐसे किया था, यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है पता लग रहा होता है। मेरे ख्याल में तो इससे अगला ही सवाल था ये। हाँ, रिसीव हुई 31 दिसंबर को, लेकिन उसको रिकॉर्ड किया 5 जनवरी को। तो हमने यहां लिखा था ये हमारे साल की, ये हमारी परचेज है, लेकिन हमारे साल में रिकॉर्डेड नहीं है। इसके बिल्कुल उलट ऊपर वाली एडजस्टमेंट है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये गुड्स आफ्टर ईयर एंड रिसीव हुई। मैंने कहा था इनवॉइस का आना या कैश का पे होना ये रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्या है? गुड्स का आना। परचेज रिकॉर्ड करनी है तो जब गुड्स रिसीव हो जाएं, आपके कब्जे में आ जाएं। एक दो सवाल ऊपर छोड़े हैं मैंने, वो नहीं करवाए। उनमें एक आधी एडजस्टमेंट किसी बच्चे ने आके पूछी हुई थी कि क्या इसके अलावा भी कभी हो सकता है गुड्स रिसीव ना हो और फिर भी परचेज हो जाए? तो वो तब होता है जब आपका कोई एजेंट वहां से चीजें उठा ले, तब भी आपके पास ही होगी और रास्ते में भी आपकी है। लेकिन जब तक ऐसी कोई बात सवाल करे ना कि आपके ट्रांसपोर्टर ने, आपके एजेंट ने वहां से चीजें उठाई हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बेसिकली ट्रांसफर होना असल कहानी है ना। जब रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर होने हैं तब आपने परचेज बुक करनी। अब सवाल खामोश है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हमें ट्रांसफर होते हैं विद डिलीवरी। गुड्स डिलीवर होंगी तो रिस्क भी अब हमारा, नुकसान हो जाए तो, और बेच कर रिवॉर्ड्स भी अब हमारे। और अगर सवाल खामोश है तो इसके अलावा गुड्स रिसीव ना हो तो कभी परचेज रिकॉर्ड नहीं करनी। लेकिन सवाल में एक काम ये हो सकता है कि वो कह देते मिसाल के तौर पे फैसलाबाद से हमने चीजें रिसीव, हमारे ट्रांसपोर्टर ने चीजें उठाई 29 दिसंबर को, और रास्ते में
2-3 दिन लगा दी, कराची से उठाई, चले कराची से उठाई हमारे ट्रांसपोर्टर ने 29 दिसंबर को, और वहां से ट्रक चला 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 2 जनवरी को पहुंचा। हमारे ट्रांसपोर्टर ने जब कराची से चीजें उठाई थी तो वो उसी वक्त हमारी परचेज हो गई थी। वो हमारा स्टॉक है लेकिन इन ट्रांजिट है, उसको कहते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक इन ट्रांजिट। हमारा ही स्टॉक है लेकिन रास्ते में। ऐसी कोई बात हो तो ईयर एंड से पहले आपने परचेज बुक करनी है, चाहे चीजें बाद में भी आ रही हों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पे टेस्ट हो सकता है। जितने सवाल मैं कराए ने, यानी सॉरी, जितने सवाल मैंने कराए हैं उनमें ये पॉइंट नहीं है, लेकिन कहीं छोटा सा साइड पे करके लिख लें, ठीक है। यहां पे यूं स्टार लगाएं ना, यहां पे यूं स्टार लगाएं, ऐसे लिख लें। इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन पर्चे में हो सकता है ऐसा हो जाए, ठीक है। वो क्या बात आप करेंगे, अगर चीजें ईयर एंड से पहले हमारे कब्जे में आ जाएं, वो किसी भी तरह से हो सकती हैं। हमारे गोदाम में रख दी उन्होंने, हमारे ट्रांसपोर्टर के हवाले कर दी, हमारे एजेंट के हवाले कर दी, मिसाल के तौर पर, ठीक है ना। तो क्या लिखवा रहा था मैं, कैसे शुरू किया था, अगर चीजें ईयर एंड से पहले हमारे कब्जे में आ जाएं तो चाहे वो हमारे पास ईयर एंड के बाद भी पहुंचे, अगर चीजें ईयर एंड से पहले हमारे कब्जे में आ जाएं तो चाहे वो हमारे पास ईयर एंड के बाद भी पहुंचे। दोबारा दिखाना मैंने क्या जुमला बोला, अगर चीजें ईयर एंड से पहले हमारे कब्जे में आ जाएं तो चाहे वो हमारे पास ईयर एंड के बाद भी पहुंचे, वो हमारे पीरियड की परचेज है, वो हमारे पीरियड की परचेज है, वो हमारे पीरियड की परचेज है। क्योंकि रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ये हमारे पीरियड की परचेज है, क्योंकि रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स हमें ट्रांसफर हो गए। तो ये हमारी परचेज है क्योंकि रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स हमें ट्रांसफर हो गए, इसलिए इसकी एंट्री करेंगे, इसलिए इसकी एंट्री करेंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें ट्रांसफर हो गए, पता नहीं जुमला क्या बना है, इसलिए इसकी एंट्री करेंगे। दिखाओ जरा फाइनल वर्जन। अगर चीजें ईयर एंड से, सब सुन लें, अगर चीजें ईयर एंड से पहले हमारे कब्जे में आ जाएं तो चाहे वो हमारे पास ईयर एंड के बाद भी पहुंचे, वो हमारे पीरियड की परचेज है, इसलिए इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है ना। अब आगे लिख लें, मसलन, बल्कि एक मिनट, कब्जे को एनसर्कल कर लेना, जहां पे वो कब्जा नहीं लिखा हुआ आपने, कब्जे में ऐसे लिखा होगा ना आपने, इसको यूं एनसर्कल करें और इसके ऊपर यूं करके लिखें। फॉर एग्जांपल मसलन उर्दू में लिख रहे हैं, चलो मसलन हमारे गोडाउन में, हमारे गोदाम में, गोदाम ही लिखें, हमारे गोदाम में चीजें रखवा दी गई। हमारा गोदाम भी तो हो सकता है ना, पेशावर में, कराची में हमारा गोदाम था, वहीं से चीजें खरीदी, हमारे गोदाम में पहुंच गई। अभी हम लाहौर में बैठे हैं, ये मैंने पूरी बात नहीं लिखी, मतलब पूरी बात साथ मिला के, मेरी बात के साथ मिला के यहाँ पे लिखी है, ठीक है ना। क्या हम लाहौर में बैठे हैं, हमने पेशावर या कराची से चीजें खरीदी हैं, वहां पे हमारा कोई एक और गोदाम भी है, तो हमने वहां पर गोदाम में वो रखवा दी। या हमारे एजेंट या ट्रांसपोर्टर ने, यानी हमारा अपना ट्रांसपोर्टर है, हमारा अपना ट्रक है, हमारे एजेंट या ट्रांसपोर्टर ने चीजें उठा ली हैं और 2-3 दिन में पहुंचती है ना, ईयर एंड बीच में आ जाए तो कभी कभार ईयर एंड पे ऐसी ट्रांजेक्शन हो जाती है, ठीक है ना। ये ऐसे ही आपने स्टार लगा के लिख लिया, कभी पर्चे में आ जाए तो। फिलहाल तो ऐसा नहीं है, रिसेंट पास्ट में तो ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं आई हुई, ठीक है ना। वो तो सिंपल है। नलतर वाले सवाल में हमने गुड्स रिकॉर्ड नहीं की थी, ईयर एंड से पहले आ गई थी, हमारी परचेज थी, रिकॉर्ड करो। टाइमती वाले सवाल में हमने चीजें रिकॉर्ड कर ली हैं, वो ईयर एंड के बाद आई हैं, हम कहेंगे हमारी परचेज नहीं है, रिकॉर्ड हो गई है, गलती से तो उल्टा दो, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कभी वो पर्चे में परेशान करने के लिए आपको कह दे, अब ऐसी चीजें पर्चे में आती है ना, और क्या चेंज होता है, वो यूं कह दे कि कराची से हमने चीजें खरीदी, हमारा डेजिग्नेटेड एजेंट या ट्रांसपोर्टर वहां से उसको 29 को उठाकर
लेकर चल पड़ा और हमारे पास वो 2 तारीख को पहुंची, ईयर एंड 31 दिसंबर था। तो जिस दिन वो उठाकर वहां से चला उसी दिन वो हमारी परचेज बन गई थी, उसकी एंट्री करें, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, और वो हमारी इन्वेंट्री या इन्वेंट्री डेबिट जो भी सिस्टम चल रहा है, और वो हमारी इन्वेंट्री इन ट्रांजिट है, हमारा स्टॉक है, रास्ते में आ रहा है। ऐसी सिचुएशन बन सकती है, ठीक है ना। अभी नहीं बनी, चलें जी छोड़ें अभी फिलहाल। तो हमारा सवाल कहाँ था और कहाँ निकल गए हम। ये मैंने यहाँ क्या लिख दिया, आपने लिख लिया ना, ये कब्जे को सर्कल करके, ठीक है। कब्जे की मैंने 2 एग्जांपल्स बताई मिसाल के तौर पे, इसके अलावा भी कोई बात हो सकती है, कोई ये कोई लकीर के फकीर नहीं है। आपको जुमला बता दे, कोई सिचुएशन ऐसी बना दे जिससे आपको पता लग जाए कि जी चीजें हमारे कब्जे में आ गई हैं, अभी तक हमारी प्रेमिसेस में नहीं आई लेकिन हमारे कब्जे में आ गई हैं, तो बस वो हमारी परचेज है। क्योंकि अब रास्ते में भी नुकसान हो गया तो वो हमारा ही है, असल कहानी ये होती है, ठीक है ना। अच्छा चले छोड़े जी। इनवॉइस हमने रिकॉर्ड, डेबिटेड टू परचेज का मतलब क्या है, परचेज रिकॉर्ड कर ली है, परचेज रिकॉर्ड कर ली है, हमने परचेज रिकॉर्ड कर ली है। और आगे कहता है गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड, हमारी परचेज नहीं है, हमारी परचेज नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारी परचेज नहीं है तो कोई एंट्री नहीं करनी थी, लेकिन हम क्या एंट्री कर गए, देखना पड़ेगा, परचेजेज इन्वेंट्री को देखना पड़ेगा। टीई यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, इसीलिए तो मेरा अभी तक काम चल रहा है, पीरियोडिक परपेचुअल की डिस्कशन के बगैर भी काम चल रहा है। अच्छा इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है टर्म टेस्ट की, हो सकता है मैं उसको कल पे नहीं, कल तो नहीं, मंडे पे ले जाऊं, कल तो फिर रेशियोज ही होंगी ना इंशाल्लाह, ठीक है। दिल यही कर रहा है, बाकी देखें। पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड और परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड भी आप एक सवाल करवाना है सिर्फ, लेकिन क्योंकि उसकी मैंने जनरल एंट्रीज भी करवानी है, उससे मैंने ट्रायल भी एक्सट्रैक्ट करवाना है लेजर्स बना के, तो इसलिए जो है वो मेरे ख्याल में 45 to 50 मिनट्स उसके लिए चाहिए। तो देखें आप किसी एक दिन वो काम भी कर सकते हैं हम, वो कल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस उसके यही हैं कि कल हम रेशियोज के खुला टाइम मिल गया ना, इकट्ठी कर देंगे। अच्छा जी, और वो रेशियोज हैं भी ऐसी कि अगर कोई पिछला लेक्चर लेकर नहीं आया या उस अगला लेक्चर नहीं ले रहा होगा तो इतना मसला उसको नहीं होगा, सिवाय इसके कि हम डिस्कशन करेंगे तो उसके ऊपर से गुजर रही होगी, ठीक है। बहरहाल बता दें अपने दोस्त अहबाब को कि काइंडली तशरीफ ले आए। अच्छा जी, पीरियोडिक है तो कोई बात नहीं, पीरियोडिक में तो परचेजेस की एंट्री की होगी हमने, परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। कितने से जी, 3700, ठीक है जी। जी क्या हुआ, बुक नहीं है, ओ माय गॉड, ये वॉल्यूम 1 है यार, जरा बुला दें किसी को, ये तस्वीर तो खींचे ना पहले, मैं कॉपी करवा लेता हूँ, बुक के बगैर तो नहीं ना, चास नहीं ना आनी। ये सवाल की पिक्चर खींच लें, तब तक गुजारा करें। ये वॉल्यूम 1 पे है, हम वॉल्यूम 2 पे हैं आजकल, पहले क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? आपको पता नहीं करेक्शन ऑफ एरर भी रहता है, आप साथ लेके आया करें दूसरा वॉल्यूम भी। वाह क्या वाह, होगी पिक्चर, फिलहाल गुजारा करें, कोई आता है तो मैं पिक्चर खिंचवा देता हूँ, तो पिक्चर खिंचवा कॉपी करवा देता जी। हाँ जी, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट हो गया गलती से, तो सही करने के लिए इसको उल्टी कर दें, क्रेडिटर्स डेबिट परचेजेस। अब ये ऐसी एंट्री थी कि ये डायरेक्ट भी हो सकती थी, ठीक है, ये एडजस्टमेंट नंबर 1। अब इसका असर प्रॉफिट पे बाद में लेंगे। नंबर 2 देखें, अगर आसान हुई तो 2, वरना आगे चला जाऊंगा मैं। नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। एक तो यार ये इनवर्ड आउटवर्ड समझ नहीं आती मुझे, आप बता दें मुझे, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड का मतलब, भाई बात सुने, FAR 1 की बुक है, उसके अंदर पेज 397 होगा, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी तो कॉपी करवा लें, एक कॉपी करेंगे तो 200 एक सौ पे 2 आ जाएंगे, जितनी जल्दी से हो जाए ताकि, ठीक है ना, टाइम ना लगे। अच्छा जी, तो पेज नंबर पता नहीं मुझे याद रहे मुझे तो भूल जाता है इतनी देर में। अच्छा जी, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स का मतलब चीजें हम तक लाने की कॉस्ट,
बैठ के पढ़ाई जा रहा है खुद, इतने दूर से हमें बुलाया है, मैं भी दूर से ही आया हूँ जी। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स, हमारे तक चीजें लाने की कॉस्ट, यानी परचेजेस हमने कहा था कि चीजें हम तक लाने की सारी कॉस्ट, एक तो वो जो सप्लायर को जिससे खरीदी उसको पैसे दिए, दूसरा वो जो रिक्शे वाले को दिए यहाँ तक चीजें लाने के लिए, वो सब हमारी जो है वो इन्वेंट्री कॉस्ट में, परचेजिंग कॉस्ट में शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यूं कह देता हूं कि ये क्या है, कैरेज इन डेबिट कैश क्रेडिट 2000 है। ठीक है, कैरेज इन कहां जाया करता है आजकल? हाँ, कैरेज इन अगर परपेचुअल सिस्टम होता तो इन्वेंट्री, पीरियोडिक हो तो, यानी इसकी एंट्री भी क्या करनी है हमने, परचेजेस डेबिट। ठीक है, परचेज, बल्कि आप यहाँ पे एंट्री ना लिखें, वो तो वहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर यूं लिखें कि यहाँ पर आप यूं अंडरलाइन करके लिखें, परचेज का पार्ट बनाना है, परचेज का, इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, इन्वेंट्री की कॉस्ट का परचेजेस का पार्ट बनाना है, जो मर्जी लिख लो। चलो मैं ओरिजिनल लिखा हूं, यानी हमने इसकी एंट्री करनी थी, मैं परचेज ही लिख देता हूं, क्या ख्याल है, परचेजेस डेबिट, यानी कैरेज इन परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से जी, 2000 से जी, ये एंट्री होनी चाहिए थी जी। अब देखते हैं भाईजन ने क्या मून इरेक्ट किया है। Was included in, oh my God। अच्छा, अब ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड की क्या एंट्री होती है, उसको सेल्स का पार्ट बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो सिंपल सेलिंग एक्सपेंस होता है, यानी उसको परचेजेस की बजाय सेलिंग एक्सपेंस बना गए। सेलिंग एक्सपेंस है तो एक्सपेंस ही था, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 2000 से। ओ यार वहां लिखना था, सॉरी जी। तो आप इस पर अंडरलाइन करके क्या लिखोगे, सेलिंग एक्सपेंस बना गए, यहाँ क्या लिखा, परचेज की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंस बन गया। सेलिंग एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड कहां जाता है, जीपी के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस में। ठीक है जी, तो गलती से उन्होंने क्या कर दिया, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश। प्रॉफिट के ऊपर तो शायद कोई असर नहीं पड़ता इसका, क्या ख्याल है भाई, एक एक्सपेंस है ना, प्रॉफिट के ऊपर तो कोई असर, नेट प्रॉफिट पे तो नेट में कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सिचुएशन ये हुई है, वही वाली बात कि एक एक्सपेंस जीपी के बाद नहीं पहले आना था, उसने जीपी को भी छेड़ना था और नेट प्रॉफिट को भी छेड़ना था। नेट प्रॉफिट से निकाल के नेट में तो इंपैक्ट कोई नहीं पड़ना, नेट में हमें कोई इंपैक्ट नहीं महसूस होगा, लेकिन उसने इसीलिए तो जीपी और नेट प्रॉफिट अलग अलग पूछ लिया और हमें फंसा लिया। जीपी भी गलत है, नेट प्रॉफिट भी गलत है, दोनों इस वजह से, एक खर्चा जो है वो जीपी से ऊपर आना चाहिए था, जीपी से नीचे चला गया। ठीक है ना, तो हमें करेक्शन तो बहरहाल करनी पड़ेगी, रेक्टिफाइंग एंट्रीज तो रिक्वायर्ड नहीं है, पर प्रॉफिट पे इंपैक्ट तो देना है। ठीक है, आप करेक्शन करो जी, परचेजेस को डेबिट करना था, नहीं किया तो करें, यहां मैं सिर्फ परचेजेस लिख रहा हूं। ठीक है, 2000। नेक्स्ट, कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। सेलिंग एक्सपेंस गलत डेबिट हो गया, सही करने के लिए अब होगा क्या, हमने जब जीपी और नेट प्रॉफिट दोनों लिखने हैं तो उस वक्त क्या करेंगे, हम कहेंगे परचेजेस को बढ़ाओ, परचेज का बढ़ना कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल का बढ़ना जीपी को कम कर देगा। ये देखकर अगला इंपैक्ट नहीं सोचेंगे, याद आ रहा है, और फिर नेट प्रॉफिट पे जाकर सोचेंगे, सेलिंग एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम हो रहा है, एक एक्सपेंस कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो नेट प्रॉफिट को बढ़ा लो। साथ साथ तो आपको ना आगे नहीं सोचते वरना फंस जाते हैं। ओके, तो ये एडजस्टमेंट प्रॉफिट को हिट, नेट में प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ना, नेट में नहीं असर पड़ना, एक तरफ एक्सपेंस बढ़ना है, दूसरे कम भी तो हो जाना है, लेकिन हमारे जीपी, हमारी रिक्वायरमेंट में वो कहता है जीपी की फिगर भी सही करो, नेट प्रॉफिट की भी सही करो। ओके, आई के सोल्यूशन कंफ्यूज करता है, वो ऐसी एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देता है। ठीक है, इधर बढ़ना है मतलब एक तरफ दिखा दिया, दूसरी तरफ, ठीक है ना, दूसरी तरफ दोनों दिखा दिए या फिर गायब कर दिया, वो कंफ्यूज करता है बंदे को। ठीक है, चलें जी, जी ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ है, एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो क्या करूं इसका, हमारा स्टॉक था, हमारे स्टॉक में शामिल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चीजें आई नहीं थी। क्या होना चाहिए था शामिल, परचेज नहीं थी, शुक्र करो ही स्टॉक में शामिल नहीं हुआ। वैसे आपस की बात है, एक चीज हमारे पास फिजिकली पहुंची ही नहीं, उसका बिल पहले आ गया, ऐसे ना कराची में से ट्रक निकला होगा चीजें लेकर और इनवॉइस उन्होंने टीसीएस कर दी होगी, वो अगले दिन पहुंच गई होगी, ट्रक अभी पहुंचा नहीं होगा, अकाउंटेंट के पास इनवॉइस आई होगी, उसने परचेज रिकॉर्ड कर ली होगी, लेकिन फैक्ट्री में तो स्टॉक आया नहीं, तो फिजिकल काउंट 31 नंबर को हुआ होगा तो उसमें स्टॉक नहीं आया। अच्छी बात है, नहीं आया भाई, किसका सवाल है,
आपका अच्छी बात है भाई, नहीं बीच में आया फिजिकल में आ जाता तो फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक गलत हो गया होता, कॉस्ट ऑफ सेल भी गलत हो गई होती, तो वो अब आपको सही करना पड़ता। तो शुक्र, इसके नीचे अंडरलाइन करके लिखो शुक्र है, लिखो शुक्र है, ये शक्कर है नहीं शुक्र है, ठीक है, समझ आ गई बात। चलें आगे। अच्छा जी, डन एंड डन। लो जी, क्लोजिंग स्टॉक शीट। स्टॉक शीट वाली एडजस्टमेंट आपको समझाई थी मैंने, बड़ी तफसील से मैंने कहा था, बहुत आसान है सबसे, ये इधर ही पड़ी है। ये स्टॉक शीट ऐसे समझो स्टॉक ही है, वेरी सिंपल। स्टॉक, इधर कोई चीज गलती से कम रिकॉर्ड हो गई तो ये कम हो गया टोटल, यहां से ये टोटल यहां कम गया और टोटल कम, मतलब कि स्टॉक कम है। कहीं कहीं पे भी बहुत आसान काम है। इंडिविजुअल शीट में कोई मसला है या इनसे जो बैलेंस उठ के इधर गया उसमें कोई मसला है, आपको उससे कतई नजर सिर्फ ये देखना है मसला क्या है। गलती से स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है या कम हुआ है, बस उसको सही कर लें। स्टॉक शीट्स की तो एडजस्टमेंट ही सबसे आसान है और आती भी है, ठीक है। अब वो क्या कहता है सवाल के अंदर, क्या हुआ क्या, आ सब टोटल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शीट हैड बीन कैरिड फॉरवर्ड एज 21,830 इंस्टेड ऑफ 21,300। 21 को छोड़ो, 800 और 300 देखो, जरा इजी हो जाएगा जी। होना क्या चाहिए था, 380, हो क्या गया, बात समझ आई। तो होना चाहिए, अब मैंने कहा था कभी भी ये अज्यूम करके करवा सकता था आपको, मैंने एक बार करके भी दिखाया था, लेकिन मैंने कहा था यार स्टॉक की एडजस्टमेंट के लिए जिंदगी आसान रखो, ठीक है, कुछ भी ना करो, डायरेक्ट यहां पे आकर सोचो। हुआ क्या, 830, हुआ क्या 830, यानी कि असल में होता क्या है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे ये हमारा स्टॉक का क्लोजिंग है, ये इधर जाके ओपनिंग बनेगा, ऐसे ही है ना, पेज 1 का क्लोजिंग पेज 2 का ओपनिंग बनता है, फिर पेज 2 का क्लोजिंग पेज 3 का। ऐसी तो स्टॉक शीट बनती है अगर वो इस तरह वाली समरी ना बना रहे हो, तो एक ही शीट हो तो इस तरह से टोटल चल रहा होगा ना। फिर ये कौन सा कोई ये आइटम है, मेरे ख्याल में एक तरह के आइटम्स की एक शीट है, उस पर 4-5 सफ़े भी तो हो सकते हैं। तो किसी एक पेज का सब टोटल अगले पे जा रहा है या एक पेज का टोटल समरी में जा रहा है, दोनों सूरतों के अंदर जब एक सफ़े से दूसरे सफ़े पे जाना है तो कोई अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग हो सकती है, उसको सही कर लें। अब जाना, एक चीज लिखनी थी, यहां पे 380 लिखा हुआ था, तो यहां पे ले जाकर भी 380 लिखना चाहिए था ना जब ब्रॉड फॉरवर्ड। चलो आप कहोगे यार सर ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो दूसरी शीट है, अलग शीट है। चलो इसके अंदर मिसाल के तौर पे स्टोर के आइटम्स हैं, इसके अंदर जो है वो मतलब मोटरें वगैरह लिखी हुई हैं, स्टोर के आइटम्स हैं, इसके अंदर को स्टॉक के आइटम्स हैं, मिसाल के तौर पे डिफरेंट चीजें पड़ी हुई है ना। तो किसी एक शीट का क्लोजिंग, अब वो 5-6 सफ़े तो हो सकते हैं, जरूरी है कि एक ही सफ़े के ऊपर सारा स्टॉक आए। तो किसी एक वक्त क्लोजिंग जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड जो अब 800 600 कितना है 230 नहीं 380 लिखा हुआ था यहाँ पे, जब सफा पलट के आगे लिखा उसको ओपनिंग में ताकि आगे ऐड करना शुरू करें तो वहां पे गलती से 830 लिख, तो लिखना था 380, यानी स्टॉक था 380, गलती से लिख गए 830। 380 था 830 लिख गए तो ज्यादा लिख गए, स्टॉक गलती से ज्यादा हो गया, सही करने के लिए कम करेंगे, बांट दे, सही करने के लिए कम करेंगे तो कम कर लें। स्टॉक को कम करना है तो स्टॉक क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री जो भी लिख लें। इधर देखो जी, पूरा लिखना है या सिर्फ, चलो लिख दो पूरा, कितना है जी 21,830 माइनस 21,000 कितना 450 से क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करो। और इधर देखो, याद होगा आपको, आंखें बंद करके इंपैक्ट कहां फेंक दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। डन जी। तो यहां पे हमने कुछ भी नहीं किया, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, यहां पे देखा ही नहीं करते थे कुछ, ठीक है, सही है। ये रख लेते हैं, फिर लैंड ला लिया करांगे, टाइम बच जाएगा, जरा देखने में दूर से, जरा पिक्चर में बात को, बाद में आपकी पिक्चर में थोड़ा सा आसानी हो जाती है आपके लिए। जी बच्चों, सही है जी। एडजस्टमेंट नंबर 4 देखें, फिर आसान लग रही है तो और भी देख लेते हैं। 3 तक कोई मसला है तो बताएं, किया हुआ सवाल आपने, कहीं पे मसला आए तो बता देना है, क्विकली बताएं जी। नेक्स्ट नंबर 4, अ रिसीट ऑफ 21,850 वाज क्रेडिटेड टू सेल्स, द अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर। अल्लाह के बंदो, जब डेटर से पैसे आते हैं तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट करते हैं, कैश डेबिट सेल क्रेडिट तो नहीं करते। क्या किया तुमने है, एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 23, यानी कि 23,000 आने थे,
21,850 आए हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यानी बाकी हमने उसको क्या कहा, माफ है तुम्हें, तो डिस्काउंट आ गया, फिगर्स गिवन है, कोई परसेंटेज नहीं है। सबसे पहला काम जो आपको कहा हुआ है वो क्या करते होते हैं, चलो ये बना हुआ इसी को यूज कर लेते हैं। ये उसने कहा कोई नहीं, परसेंटेजेस वाली परेशानी में ना पड़ो, आपको मैं सिंपल सीधा बता ही देता हूं कि 23,000 ग्रॉस डेटर्स थे और 21,850 नेट रिसीव हुआ है, तो बाकी बैलेंसिंग डिस्काउंट निकाल लो। अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ओरिजिनल एंट्री नंबर 4 है, ओरिजिनल एंट्री कैश या बैंक, चेक आया या कैश रिसीव लिख रहा है, अमाउंट रिसीव, चलो कैश या बैंक जो भी है, कैश हो या बैंक हो, हमें इससे क्या, ये 21,800, उसके बाद डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, कुछ हमारा एक्सपेंस होता है, ऐसे ही है, डिस्काउंट अलाउ किया हमने, बाद में ब्रैकेट लगाते हैं, कितना जी 1150, और हमने उसे कहा है चल भाई डेटर तू क्रेडिट है, कितने से, पूरे 23,000, ठीक हो गया, तो सही है। अच्छा, अब ये तो था पुराना वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस का नाम जो होता था। अब आजकल के ज़माने में हम क्या करते हैं, इसको सेल्स में ही डेबिट कर दिया करते हैं, तो ये हमारी ओरिजिनल एंट्री बन गई। डन जी। नेक्स्ट, ये होना चाहिए था, और भाईजन कर क्या गए, उन्होंने, वो कहता है जी द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वाज क्रेडिटेड टू, वो अकाउंटेंट समझा कि ये अच्छा ये उससे आया है, कस्टमर से आया है, ठीक है, कस्टमर तो चीजें ही बेची होंगी, उससे पता ही नहीं था कि ये कौन से वाले पैसे आए हैं, उधार वाली सेल की हुई थी उसके पैसे आए हैं, तो वो क्या कर गया जी गलती से, कहता है जी द अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ डेटर, किधर गया, द रिसीट ऑफ दिस वाज क्रेडिटेड टू सेल्स, तो क्या एंट्री कर गए, कैश या बैंक डेबिट 21,800 और सेल्स क्रेडिट जी। अब कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें, सेल्स डेबिट होना था, साथ में क्रेडिट भी होना था, और एक मिनट, सेल्स डेबिट होना था, यूं देखें, सेल्स डेबिट होना था 1150 से, डेबिट तो नहीं हुआ, उल्टा गलती से क्रेडिट हो गया। अब इधर देखो, रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल्स ने डेबिट होना था 1150 से, होना था ना, नहीं हुआ तो करेंगे, दूसरा गलती से 21,850 से क्रेडिट भी हो गया, तो इस गलती को सही करने के लिए भी डेबिट करेंगे 21,800। ये बात समझ आई? ये बात किसको समझ नहीं आई? सेल्स को डेबिट करना था, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कर लें डेबिट, किधर गया, कर लें डेबिट। नेक्स्ट, सेल्स अकाउंटेंट व्हाट यू हैव डन, गलती से क्रेडिट कर दिया, अब इस गलत को सही करने के लिए क्या करेंगे, तो ये डेबिट नहीं हुआ था वो किया, ये गलत क्रेडिट हुआ, इसको सही करने के लिए किया, तो टोटल क्या आ गया 23,000 रुपए से सेल्स को डेबिट करो, और डेटर क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, इसको भी करें क्रेडिट, डन हो गया जी। मेरे लिए रेलेवेंट तो सिर्फ ये बैलेंस शीट आइटम थे, इनकम स्टेटमेंट आइटम थे, बैलेंस शीट को तो छोड़ो, डेटर्स को तो मुझे कुछ नहीं करना, हाँ मुझे सेल से गर्ज जरूर है, सेल जीपी से ऊपर वाला आइटम है, इसको हिट पड़ी है तो जीपी को भी पड़ी होगी। नेक्स्ट, नंबर 5, कोई मसला है 4 तक तो बताएं, तेजी से कर रहा हूं जरा, क्योंकि किया हुआ काम है आपने, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वैसे इस दफा भी आया है, इस बार ये रिसेंट टाइम के अंदर यही वाला कॉन्सेप्ट आया हुआ था जी। गुड्स हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 4500 वर यूज्ड फॉर ऑफिस रिपेयर, सुभान अल्लाह, एक एंट्री बोली थी आपने, ओनर घर चीजें ले गया अपने इस्तेमाल के लिए, तो ड्राइंग्स डेबिट पर चेजिस क्रेडिट, क्योंकि हम पीरियोडिक में चल रहे हैं, और अगर परपेचुअल हो तो यही इन्वेंट्री हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर ओनर घर नहीं लेके गया, आपने चैरिटी कर दी, मैं रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि ये एडजस्टमेंट भी बार बार आती है, तो चैरिटी एक्सपेंस डेबिट, गुड्स क्रेडिट यानी परचेजेस क्रेडिट, परपेचुअल में है तो इन्वेंट्री क्रेडिट, आपने मुफ्त में सैंपल्स बांट दिए अपने कस्टमर्स को, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टीजमेंट समझ आ जाएगी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, और परचेजेस या इन्वेंट्री क्रेडिट। आपने
अपने पास आप स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, आपकी अपनी गाड़ी खराब होगी, जो आपकी डिलीवरीज करती थी, आपके सेल्स डिपार्टमेंट की गाड़ी थी, आपकी अपनी गाड़ी खराब होगी तो साथ वाली वर्कशॉप से लेकर आएंगे क्या स्पेयर पार्ट्स? नहीं, आप अपने उठाएंगे स्पेयर पार्ट्स, अपनी गाड़ी को रिपेयर कर लेंगे। अब ये जो आपकी रिपेयर कॉस्ट आई है, ये जो आपने पार्ट्स अपने बिजनेस के एसेट में, अपने बिजनेस में यूज कर लिए ना, बेचे तो नहीं है, तो ये रिपेयर एक्सपेंस डेबिट होगा, लेकिन कैश आपकी जेब से नहीं गया, आपने गुड्स यूज कर ली हैं, तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। आपने अपनी एक इन्वेंट्री आइटम को उठाया, बेचने के लिए एसी रखे होते, एसीओं का कारोबार है, उठा के अपनी दुकान में लगा दिया, आपने इन्वेंट्री से इसको शिफ्ट कर दिया पीपीई में, तो इसकी एंट्री करोगे फिक्स्ड एसेट डेबिट और परचेजेज या इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज आ सकती हैं आपको। ठीक है, कोई एक चीज इनमें से आ जाया करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज ये एंट्रीज सारी जो हैं ये हमेशा होंगी, ऑलवेज पास these entries, this entry with cost, बस ये याद रखने वाली बात है। और इसी में वो उलझाएगा आपको, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा जी, वो आपको देगा सेल की फिगर, आमतौर पे ये इशारत करता है। ठीक है, और उसमें वो आपको कहेगा कि जी इससे ये काम हो गया, तो आप कहोगे अच्छा जी सेल से पहले कॉस्ट पे लाना पड़ना आपकी मजबूरी है। ठीक है, ये तो ट्रायल सा लग रहा है बस। ठीक, ओके जी, ये सारी एडजस्टमेंट्स डिफरेंट सवालों में आपको नजर आई भी होंगी और आती भी रहेंगी, पर्चे में भी अक्सर ये आ ही जाती हैं। ठीक है, तो ओनर घर पे ले जाए चीजें उठाकर, चैरिटी कर दे, एडवर्टीजमेंट कर दे, रिपेयर कर ले या फिक्स एसेट के तौर पे यूज कर ले, बिजनेस। ठीक है, ये सारी चीजों के अंदर रेलेवेंट चीज को हिट करके आपने परचेजेस को क्रेडिट करना है, और अगर परपेचुअल सिस्टम में है तो इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देना है। ठीक है, को मसला, ये पहले भी बात हुई थी। अब हुआ क्या है, वो कहता है गुड्स हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 4500 वर यूज्ड फॉर ऑफिस रिपेयर्स। अच्छा, और अगर ये चीजें अगर ओनर की पर्सनल, ये नहीं है सवाल में, शायद आया भी नहीं है अभी, लेकिन आ सकता है, ऐसी बातें अहम होती हैं जो उस्ताद कहता है कि ये ऐसा हो सकता है, वो हुआ नहीं ना होता पहले। ठीक है, मिसाल के तौर पे यही रिपेयर्स जो है वो ऑफिस रिपेयर की बजाय, ऑफिस की बजाय ओनर का पर्सनल प्रेमिसेस को रिपेयर किया होता, तो फिर क्या एंट्री होती, फिर रिपेयर एक्सपेंस नहीं, फिर ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस के। वो ऐसे ही है, उसने गुड्स अपने पर्सनल यूज में नहीं, पहली बात कर दी थी। खैर चले, ऑफिस रिपेयर्स के लिए अगर गुड्स यूज हुई है तो ओरिजिनल एंट्री होनी क्या चाहिए, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और ना सॉरी परचेजेस क्रेडिट, लेकिन ये फिगर गिवन नहीं है, सेल वैल्यू गिवन है। हमने एंट्री किससे करनी है? अब आखिर में आए, आप लोगों ने ये पढ़ा, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस कॉस्ट प्लस मार्कअप। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन, आज बस यही करते हैं पहले, सबसे पहले ना ये सवाल पूरा करके ना मैं सबसे पहले ये करवाता हूँ, फिलहाल मुझे माफ करो और क्विकली कर दो। मार्कअप की रिवीजन करते हैं, 10 से 15 मिनट लगने। कुछ लोगों को आता है, कुछ परेशान है कि यार ये कैसे हो जाता है, तो एक अप्रोच है, 4-5 छोटे छोटे सवाल हैं, करते हैं, सारे एक जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ले लो 100, प्रॉफिट 25 और सेल 100। कॉस्ट को 100 क्यों लिया है? क्योंकि प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड किसके साथ है? कॉस्ट के साथ। ठीक है, ओके। अभी ये इंशाल्लाह वहां पे जाके मैं उसूल लिखवा भी देता हूँ। भाईजान जाग जाओ यार, आप तो यहीं से आते हो लाहौर से, ये बेचारे सफर कर करके आए सारी सारी रात। ठीक है, आप जुमेरात को आए थे यार, गुस्सा तो ना निकालो ना हमारे पे यार जी। जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड हो से 100 लेना इस इक्वेशन में। ठीक है, वो अब जाहिर है प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं जरा क्विकली इस सवाल को गुजारना चाह रहा हूं, आप लोगों ने कर रखा है पर मेरी तसल्ली हो जाएगी, अच्छा सवाल है, एक बार आपको करा दूंगा जी। बोले जी, अगर ये कितनी अमाउंट है, 4500 जो है ये सेलिंग प्राइस पे पड़ा है, सेलिंग प्राइस है 125 पे पड़ा है, हमें ये 100 पे चाहिए, तो डिवाइड कर दो 125 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आंसर क्या आता है 3600। तो ये 3600 की एंट्री पास कर दो। 3600 कैसे बना, ये क्या हुआ, छोड़ो, आप समझो सवाल के अंदर 3600 गिवन था। सवाल में यूं लिखा हुआ था कि गुड्स, समझो सवाल में यूं लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग 3600 वर यूज फॉर ऑफिस रिपेयर, बस। ठीक है, आगे क्या लिखता है, कुछ कहा हुआ उसने, ओह नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स, होना था नहीं हुआ, कर लें, एरर ऑफ ओमिशन, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस
अब ये दोनों ही हिटें हैं, एक हिट जीपी को लगनी है, एक हिट नेट प्रॉफिट को लगनी है। क्या ख्याल है? 3600 और 3600। अगर किसी को लगे सवाल तेजी से हो रहा है प्लीज मुझे बता दें, जो एडजस्टमेंट समझ ना आए तो। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, वैल्यू एडिशन ना हो फायदा नहीं होता। एक चीज आती है आपको तो आती है, सवाल जरा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूं। कुछ बच्चे भी कम है, थोड़ा टाइम भी पास करना है, आपको पता है। चलो जी, और सिब्बी शिब्बी हटो, तुम कहां से आ गए जी। नेक्स्ट जी, वेरी सिंपल। अच्छा, अब आगे कुछ भी नहीं है इसमें, ये आसान लग रहा है मुझे। अब मुश्किलें असल में इतनी हम पे पड़ी है ना कि आसान हो गई हैं। ये सवाल आखिरी जो रहता है मेरा करेक्शन ऑफ एरर में, अब आखिरी सवाल तक आते आते क्या मुश्किल बची है आपके लिए। परचेज ऑफ ऑफिस कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 17 अमाउंटिंग टू 42,000 वॉज क्रेडिट टू ल, कर लो कमाई। मतलब एंट्री होनी चाहिए थी पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से कितने का है? 42,000। भाईजान ने क्या कर दिया? परचेजेस डेबिट, कोई मसला नहीं यार, इतना सिंपल सवाल। भाई पेपर पास करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा इंशाल्लाह, जो आपकी कमिटमेंट है। बस एक बात याद रखना, किसी टेस्ट में आपको ये लगता है कि ये सारा हमें आता है। अच्छा, वैसे टर्म टेस्ट थोड़ा सा ऑनलाइन वालों आप लोग थोड़ा सा इस हफ्ते के एंड तक कोशिश करूंगा मिले, मैंने सोल्यूशन भी उसका नहीं दिया उनको, ठीक है ना। मतलब कि कुछ है कुछ नहीं है, उसकी वजह यह है कि देखें ये थी ना, फिर कुछ समझ नहीं लगी, ठीक है। मैं कोई काम मैं मैं लैपटॉप को नहीं हाथ लगाया, मैंने कहा यार मैं बहुत मोनोटोन हुआ था बहुत ज्यादा ना, ऐसे ही बस थक गया था, हर किसी से लड़ाई झगड़ा ये वो। मैंने कहा कुछ ना करो, बस 4 दिन कुछ नहीं करना मैं, तो इसलिए तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अब सोल्यूशन मैं बना दूंगा इंशाल्लाह, 2 दिन दे दें मुझे, उसके बाद 2-3 दिन में वो चेक होगा, ठीक है। ओके जी। अच्छा जी, पर मुझे मैसेज आते रहे टीएस के और चेक पेपर चेकर्स के, टर्म टेस्ट बना दो, मैंने जवाब नहीं दिया उनको। मैंने कहा जवाब दिया तो वो फिर कहेंगे कि नहीं दे। परचेजेस डेबिट, पीपीई डेबिट होना था, नहीं हुआ, करें। मेरा तो जवाब है। उसके बाद जी कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। परचेजेस गलत डेबिट हुई हैं, सही करने के लिए क्रेडिट फरमा लें जी। लेकिन अगला मसला तो है जी, हाँ फिक्स्ड एसेट की गलती होगी, पीपी की गलती हुई तो ठीक है, तो फिर 42,000 से एसेट बढ़ा है, एसेट बढ़े तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ती है, तो डेप्रिसिएशन बढ़ने की एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और जरा पॉज करिएगा जी बच्चों, पीपीई बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपीई को ही क्रेडिट कर दें, आसानी रहती है करेक्शन करने में, ठीक है। अब 42,000 एसेट की कॉस्ट है जिसपे गलती, इसी साल में गलती हुई है ना, इसी साल की गलती है, और वो कह रहा है डेप्रिसिएशन जो है वो 25%, कौन से वाली? स्ट्रेट लाइन ही होगी, हमें से क्या, इंटू 25%। लेकिन अगली बात, किस दिन ये गलती हुई है? 1 अप्रैल को। ईयर एंड क्या है हमारा? 31 दिसंबर को। तो कितने महीने? 9 महीने आ गए, इंटू 9/12 जी, कितना आता है? 7875। डन जी, और सही है। चलो जी, अगली एडजस्टमेंट, ये तो शुरू में होमवर्क दे दिया था मुझे लगता है, ये वाली एडजस्टमेंट तो शुरू में ही होमवर्क दे दी थी, वो शुरू में जब पीपीई वाले सवाल किए थे। जल्दी करो जी, और फर्नीचर में भी कोई मसला हो गया, ये मुश्किल है। एन आइटम ऑफ फर्नीचर वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसको बाद में देखेंगे। वॉज सोल्ड फॉर 3,000 एंड एंटर्ड इन द बुक वैल्यू ऑफ दिस आइटम वॉज 5,000। तो अच्छी बात है, कॉस्ट हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। उसने डेट वेट नहीं बताई, साल का पहला दिन अज्यूम कर लेंगे जैसे हमेशा करते थे, ठीक है। तो मुझे बताओ जी, नंबर 6 में डिस्पोजल की एक्यूमुलेशन की कोई जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है ना, फिलहाल मुझे कैश लिखने दो, ओके। और पीपीई क्रेडिट कितने से जी? 5,000 बुक वैल्यू है। जब मुझे कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड अलग अलग गिवन नहीं है तो मैं एसेट अकाउंट में से बुक वैल्यू निकाल दूंगा।
अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरी एंट्री में नहीं आएगी, कोई मसला? कितने का बिका है ये? 3000 का। 2000 का क्या आ गया? लॉस। पीएनएल में फेंक दो ये लॉस, ये अदर एक्सपेंस में जाता है जीपी के बाद। क्या 7 है? अच्छा, मैं कोई गलती होगी, ये कोई गलती होती है यार। अच्छा जी, अच्छा ठीक है अच्छा, थोड़ी सी थां बनानी पड़ गई है। थां समझते हैं? थां, जा, प्लेस, जे, अपनी अपनी जुबानें इस पे पहचान लो। जी अच्छा जी, वो क्या कहता है जी? द आइटम वॉज सोल्ड ऑन, ओ अच्छा कैश नहीं आ सकता, सॉरी आपने लिख दिया, बाद में आपने काट के इसको सही कर लेना। रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल फ्रॉम फॉर प्लांट डेबिट हो गया, ठीक है ना, ये होना चाहिए, ओके, कैश नहीं। नेक्स्ट, वॉज एंटर्ड इन, अच्छा तभी तो आपने बच्चों ने सुना होगा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर कि डे बुक्स के अंदर ना सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आती हैं, तो अब ये जो क्रेडिट पर सेल किया, तो क्रेडिट सेल होने की वजह से शायद वो भूल के इसको सेल डे बुक में रिकॉर्ड कर गया, हालांकि ये सही नहीं है, यानी उसने एंट्री पास कर दी रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। कितने से? क्रेडिट टू सेल तो लिखा हुआ है ना, तो बोलो, यूं कर लो, क्रेडिट टू सेल तो लिखा हुआ है ना, बोलो, क्रेडिट टू सेल लिखा हुआ है। वॉज सोल्ड फॉर, आइटम वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 3000 एंड एंटर्ड इन सेल डे बुक, सेल में तो क्रेडिट कर दिया, ठीक है, वैसे डे बुक में एंट्री हुई है तो इसका मतलब दोनों तरफ ही एंट्री हो जाया करती है। इंशाल्लाह थोड़ी सी रिवीजन इसकी भी कभी करेंगे, आखिरी क्लास में शायद रिवीजन क्लास में करें। अब सही करना है, रिसीवेबल डेबिट होना था, हो गया, ना करें, पीएनएल डेबिट होना था, नहीं हुआ तो कर लें 2000 से, पीपीई क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो पीपीई को क्रेडिट करें, कितने से? उसके बाद सेल्स गलत क्रेडिट हो गई, सही करने के लिए डेबिट करें। ये तो मामला हल हो गया, लेकिन अगला मसला भी तो है, कहीं पे लिखा हो उसने किस दिन बिका है? बोलो। अच्छा आपस की बात एक और बताऊं, ऑफिस कंप्यूटर का रेट गिवन है, फर्नीचर का तो रेट भी गिवन नहीं है। मैं मिटाने लगा था नीचे वाली लाइन कि चलो डेप्शन का इंपैक्ट निकालते हैं, लेकिन पहली चीज मेरे ध्यान में खटकी कि इसने कहीं पे ये नहीं बताया किस दिन बिका है। तो जब सवाल में डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल गिवन ना हो, वो बचपन में सिखाया था आपको, वो शुरू में, अभी 10-12 लेक्चर ही हुए होंगे अभी आपके, 10 से नीचे थे, कि सवाल में अगर डेट ऑफ सेल और परचेज मिसिंग हो तो हमें साल का पहला दिन अज्यूम करना होता है। तो अगर साल का पहला दिन अज्यूम करें तो इसका मतलब तो पूरा साल गलती, डेप्सिट गलत होती चली गई होगी। लेकिन जब हम ये करके इधर आए, डेप्सिट रेट ढूंढने निकले, तो उसने बोला डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस कंप्यूटर इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 25%। अब हमने कहा यही 25 यूज कर लेते हैं, सही होगा, ये करते हुए सवाल, ये होमवर्क में दी थी आई थिंक एडजस्टमेंट, ये दोनों ही दी थी बल्कि, ठीक है ना। मैंने कहा था नहीं रेट मिल रहा तो खामखा मुसीबत में डालने की खुद को जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएट का रेट नहीं है तो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट नहीं निकालेंगे, गॉट इट। तो इसलिए दूसरी एंट्री मैं नहीं कर रहा, कोई मसला? बोलो, आखिरी एडजस्टमेंट है और सेकंड लास्ट आखिरी तो ना होने जैसी है ना, इसलिए मजे की यही है। परचेज रिटर्न 67 है, आगे ना पढ़ो, नंबर 8, ये अच्छी एडजस्टमेंट है। परचेज रिटर्न कितनी है जी? परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? देखो इस ऐसे ऐसे याद रख लिया ना, परचेज डेबिट हुआ करती है जब बढ़े, तो परचेज रिटर्न जब बढ़ेगी तो वो परचेज का काउंटर है तो क्रेडिट होगी, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होनी है और क्रेडिटर ने डेबिट होना है, तो क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, कितने से? 6700, ठीक है जी। की किता जे हैज बीन रिकॉर्डेड एज शेयर रिटर्न, रिकॉर्ड ही उसको क्या कर गए हैं, ये ध्यान में रखनी है बात, कोई एक इंपैक्ट नहीं गलत, वो कह रहा है इस परचेज रिटर्न को हमने एज अ सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर लिया है, तो सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट कर गए।
अब क्या करें जी, कोई मसला नहीं, जो होना था वो नहीं हुआ, वो कर लें, क्रेडिट डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट नहीं हुआ वो कर लें, 6700 इकट्ठे भी कर सकते हैं, ठीक है, और जो गलत हो गया इसको उल्टा दें। मैंने कहा जरा आसानी हो जाएगी, डेटर डेबिट सेल रिटर्न क्रेडिट। अब आ गया वही सेल रिटर्न परचेज रिटर्न, कहा था आपको जब भी ये आए डायरेक्ट ना प्रॉफिट पे इंपैक्ट सोचना, बल्कि सेल्स के ऊपर सोच लेना, जिंदगी आसान रहेगी। ओके, लो अब भला 57 लेक्चर भी कोई था, देख लो 57 में करेक्शन ऑफ एरर शुरू हुआ है, बताना दोस्तों को अपने। हमने आज कितना 73 चल रहा है ना, तो ना हमने 57 से भी पहले करेक्शन ऑफ एरर शुरू किया था। हाँ, हम तो 25-30 दिन करेक्शन ऑफ एरर करते रह गए, हम प्रेशर डालना, ठीक है। अच्छा, वो कहेंगे यार हमने तो इतना यही नहीं, ये नहीं पता भाई, ਅਸੀਂ 4 टॉपिक और भी कर लेंगे। उसके बाद सिमटेन इक्विटी भी गुजर गया, उसके बाद IS 8 भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई, वर्ल्ड कप भी गुजर गया हमारा। तो कितना बोरिंग वर्ल्ड कप है यार वैसे, है ना। द ओनर हैज विथड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग, भाई यहाँ कॉस्टिंग ही दे दिया उसने, चेक किया उसने, आपको ये कॉन्सेप्ट है या नहीं है। सेम एंट्री वही है, ड्राइंग्स डेबिट परचेज, जैसे ऊपर रिपेयर डेबिट, वहां पे सेल प्राइस दे, सेलिंग प्राइस सेल वैल्यू दे दी थी, और यहां पर कॉस्ट दे दी, ठीक है जी। बोलो, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट होना चाहिए था। अच्छा, इतनी आसान एडजस्टमेंट्स हैं कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कितने से। अब ये गुड्स उसने कहा है कॉस्टिंग, कॉस्टिंग न्यू एंट्री हैज बीन मेड, वो कर लेते हैं, कितनी जी, 4680 जी। ये होना था, ये नहीं हुआ, तो ये कर लें। जी, डन हो गया, इट्स डन एंड डस्टेड। क्या पे है सवाल, क्योंकि अब उससे आगे तो कुछ भी नहीं रह जाता इसमें, उसके बाद इसमें क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं। मुझे बस ये चाहिए, बाकी लाइन न छोड़ो, आपकी तस्वीर के लिए मैं लाइंस लगा देता हूँ, चलो बाकी भी। फिर और बात थी, क्रेडिट टू सेल रिटर्न होता तो हम सिर्फ सेल रिटर्न को क्रेडिट करते और दूसरा इंपैक्ट सही अज्यूम करते। रिकॉर्डेड का मतलब होता है हमने उस एंट्री को रिकॉर्ड किया, जैसे वो है वैसे, जो वो है वैसे, रिकॉर्डेड लफ्ज बता रहा है। क्यों नहीं आ रहा इधर भाई, तू तो इधर आ जाएगा ना भाई। जी मेरे पागल खानों, समझ आई है, बफरची खानों। अब मुझे बताओ, ये तस्वीर नजर आएगी या जूम इन करूं। सेल वो कहता ना अगर के परचेज रिटर्न इतनी थी, वो हमने सेल रिटर्न में क्रेडिट कर दी, तो सेल रिटर्न क्रेडिट करते, और दूसरा इंपैक्ट जो भी है, जो मैं नहीं देख रहा, जो भी है वो वही सही रहता। फिर सस्पेंस आता, पूरे सवाल में सस्पेंस कोई नहीं आया। रिकॉर्डेड इन सेल डे बुक अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा, उसकी वजह बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं बताया, बताऊंगा ना समझ आ जाएगी। हो सकता है वही कर लें आज, अगला सवाल टर्म टेस्ट आगे चला जाए, और नो इशू। पार्ट 2 शुरू करना, करें करें करें, बिस्मिल्लाह जी, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। जूम इन करूं, ये पहली 5 एडजस्टमेंट है, अगर कोई इस तरह से लेना चाहे पिक्चर, जिसकी ना आई है कुछ, और थोड़ी देर तक करना सी। लो जी, अब काम खत्म। अब गलत प्रॉफिट्स उठाओ, यही में लिख लेते हैं, साथ ही लिख लेते हैं यहाँ पे, अनएडजस्टेड प्रॉफिट, कौन कौन से वाला, ग्रॉस वाला और नेट वाला दोनों। गप नप,
जी गलत वाले दसो जी, गलत वाले। 850 गप, 460 नप। 800 400। चलो जी शुरू हो जाओ, बिस्मिल्लाह करो। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और परचेजेस को देखें, ये जीपी से ऊपर का आइटम है तो परचेजेस क्रेडिट मतलब कम, परचेज कम होंगी तो उस वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी। कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा। वो कौन सा प्रॉफिट होगा? भाई इतने ही पूरा ही लिखो, फिर सारा सवाल मुकम्मल किया जे। इतने तुम 1000 च लिखा छड़िया मैंने, 4,60,000। डन जी, ओके। अच्छा जी, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 की वजह से अब परचेजेस कम तो कॉस्ट ऑफ सेल कम, कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट जाएगा बढ़, कितने से? अब ये पॉजिटिव। अब मुझे पता है कि आपको भी पता है कि इस जीपी का बढ़ना अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट को भी बढ़ाता है, लेकिन आपने ये एक ही बार लेना है, इनफैक्ट जैसे हम एंड पे लिया करते हैं, हमारा अपना जुगाड़ है ना यहाँ पे, ठीक है। चलें आगे। जीपी से ऊपर वाली चीज, जीपी से नीचे वाली कोई है फिगर, कोई है चीज जो इस एडजस्टमेंट में नजर आ रही हो? भाई दूसरा तो क्रेडिटर है, वो तो बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट के आइटम ने प्रॉफिट को थोड़ा हिट करना है। चलें आगे। नेक्स्ट, परचेजेस डेबिट। अब ये जीपी से ऊपर वाला आइटम है, परचेजेस का डेबिट होना बढ़ना ये कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाता है, क्योंकि आपको पता है ना कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे के अंदर परचेजेस की फिगर पॉजिटिव है, तो ये जितना बढ़ेगी, सब आसपास वालों को जगा दें, जितना बढ़ेगी उतना उस डिब्बे का टोटल बढ़ेगा, ठीक है। ये तो जाग ही रहा है, जो सो रहे हैं उनको जगा दें जी। ऊपर से ढक्कन खोल के चीजें फेंकेंगे तो वो बढ़ेगी। और क्लोजिंग स्टॉक याद है आपको, कहा था 20 है, 20 माइनस हो रहा है, वो जितना बढ़ेगी उतना वो कॉस्ट ऑफ सेल का डिब्बा वो कम होता चला जाएगा। हर कोई अपने हमसाये को चेक कर ले, किसी का कोई हमसाया सो रहा है तो उसको जगा दे, हर कोई दोनों तरफ के हमसाये को चेक कर ले जी। जाग रहे जो चेक करने का कहा है यार, तो कैसे चेक कर? चुंडी बैठ के चेक किया है तू? अच्छा जी, मुझे पता है आप लोग काफी सफर करके आए, थके हुए हैं, मुझे पता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप आपकी हिम्मत को सलाम है, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी करें। या आज 2-3 ऐसे काम करते हैं कि उनको थोड़ा सा तकलीफ तो पहुंचे, जो नहीं आया आज हमें छोड़ गए जो जी। तो परचेजेस बढ़ गई यानी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई। नहीं देख रहे बच्चे अपने अपने, देख एक हर बच्चा अपने अपने हमसाये को देख ले, नहीं को किसी का हमसाया जाग रहा तो उसको जगा दे प्लीज। ये मेरा हमसाया है, मैं देख लेता हूँ जाग रहा है, ओके डन जी। बच्चों परचेजेस बढ़ गई, परचेजेस डेबिट, परचेजेस का बढ़ना कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल का बढ़ना प्रॉफिट को, जीपी को कम करेगा, कितने से? 2000 से। डन जी। लेकिन साथ ही आगे इसको देखो, ये भी तो आ गया यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस जीपी के बाद नेट प्रॉफिट को इम्पैक्ट डालता है। सेलिंग एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है, तो प्रॉफिट का बढ़ना यहाँ पे दिखा दो। अब आमने सामने इस तरह से आ रहे हैं। अच्छा, अब आई कैप क्या करता है? मैं जो बता रहा हूँ ना, मेरी अप्रोच डिफरेंट क्यों मैंने की। अब देखो, ये तो आपने जीपी पे अलग इंपैक्ट लिया, नेट प्रॉफिट पे सेलिंग एक्सपेंस का अलग इंपैक्ट लिया। अब होता क्या है, होता क्या है, जाग के बैठे सारे, होता क्या है? होता ये है कि अब आप अगली सोच सोचते हैं कि जीपी का कम होना भी तो नेट प्रॉफिट को कम करेगा। आप आगे जाकर इसको भी ऐसे लिख देते हैं। जब ये लिखते हैं तो है तो ये बिल्कुल सही, लेकिन इस अप्रोच पे चलते हुए आई कैप क्या करता है? आई कैप इसको छोड़ देता है। अब आप जब उस सोल्यूशन को देखते हैं जिस तरतीब पे ये सोल्यूशन हुआ हुआ, तो आप कहते हैं ये क्या है, ये किधर गया, ये क्यों नहीं आ रहा? असल में एक्सपेंस जो है वो कम हुआ, उस वजह से प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन ऊपर से जीपी जो बढ़ा था, उसने जीपी कम हुआ था, उसने नेट प्रॉफिट को कम कर दिया, तो वो कैंसिल कर देता। तो आई कैप अपने सोल्यूशन के अंदर इसको लिखता ही नहीं है, फिर सिर्फ उसका सोल्यूशन में 2000 नजर आ रहा होता है। ये कंफ्यूज करता है बच्चे को, हर एडजस्टमेंट समझानी पड़ती है। तो इससे जांच छुड़ाने के लिए मैंने ये तरतीब रखी हुई है, जो कि हमने रखी हुई थी कि एंड पे जाके एक ही बार इंपैक्ट डालेंगे तो ये इंपैक्ट तो डाल ही जाएगा, क्योंकि इसकी कमी जो है अल्टीमेटली वो यहां पर पहुंचानी है हमने, तो ये निकल जाएगा इंपैक्ट। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर 3। ओ जी, कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ जी, ग्रीन या येलो? ग्रीन या येलो? ग्रीन कौन सा है पता? जीपी से ऊपर वाला, और येलो जीपी से नीचे वाला, ठीक है ना। तो ग्रीन या येलो? कॉस्ट ऑफ सेल, सीधा ही आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने से जीपी कम होगा, कितने से? 450।
दूसरा इंपैक्ट क्लोजिंग स्टॉक, ये तो एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, जान दो। सेल 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 सेल, डेबिट मतलब कम, इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो प्रॉफिट भी कम हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 4 कितना, 23,000। ओए हो, बड़ी सट लगी है। ये सारी चीजें आगे इंपैक्ट डालती हैं, आपको पता है, लेकिन हम इकट्ठे ही डालेंगे। ओके, नेक्स्ट डेटर बैलेंस शीट आइटम, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जल्दी करो यार, बहुत टाइम लगा दिया। रिपेयर एक्सपेंस, क्यों क्यों क्यों, जीपी के बाद वाला आइटम है तो पहले जीपी से पहले वाला पकड़ो ना। परचेजेस क्या हो रही है, क्रेडिट। परचेजेस क्या हो रही है, क्रेडिट मतलब कम। परचेज कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। 3600 से प्रॉफिट बढ़ गया, चलो शुक्र है यार, प्लस भी हुआ। इसका बढ़ना भी आगे जाएगा, लेकिन छोड़ो, एंड पे करते होते हैं हम। दूसरी चीज, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से नेट प्रॉफिट ने क्या होना है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, परचेजेस, ग्रीन या येलो, ग्रीन या येलो, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जीपी से ऊपर वाला आइटम है, ठीक है। परचेजेस कम तो कॉस्ट ऑफ सेल कम, कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, ये कम, नंबरिंग सही जा रही है, ये कम होगा तो प्रॉफिट। देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ, मैं बस जिसमें नंबर लिख रहा हूँ, एनफ है, कोई अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, फेल होने के तरीके नहीं सिखाता यहाँ पे, पूरे नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। नंबर 6, 42,000। परचेजेस कम हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका असर आगे जाएगा पर बाद में इंशाल्लाह, एक ही बात। नेक्स्ट, पीपी तो डेबिट हो रहा है, उसको छोड़ो। आगे डेप्रीसिएशन, अच्छा अब जब तक वो कह ना दे प्लांट मशीनरी है और ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तब तक इस मुसीबत में नहीं पड़ना। वैसे था क्या ये, ऑफिस कंप्यूटर था, तो ये तो एडमिन का खर्चा ही है, ये तो फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, ये जीपी में नहीं, ओहो जीपी में नहीं आना, बल्कि ये तो नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालेगा। जीपी के बाद वाला आइटम, जीपी के बाद वाला जीपी पे असर नहीं डाल सकता। हाँ, जीपी से ऊपर वाला जीपी और नेट प्रॉफिट दोनों पे डालता है असर, लेकिन हम सिर्फ जीपी पे देख के नेट प्रॉफिट पे एक ही बार डालते होते, ठीक है। तो 42,000 वाला मसला तो हल हो गया, लेकिन जो डेप्रीसिएशन है इसका असर क्या करें जी। 7875 से डेप्शन बढ़ गई, डेप्शन के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऐसे ही बस। और ठीक है, एडजस्टमेंट का ये वर्किंग अगर कहीं पे की हुई हो ना, तो आप उस वर्किंग का रेफरेंस यहाँ जरूर दे सकते हैं। एडजस्टमेंट 6 आप यूँ कह दें जी वर्किंग नंबर 1, वहाँ पे जाके देख लेंगे, इजी हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जहाँ पे कोई वर्किंग की है आप। नेक्स्ट, पीएनएल येलो, सेल्स ग्रीन। अब सेल्स डेबिट मतलब कम हो रही है, सेल कम होने से जीपी कम हो जाएगा, कितने से, 3,000। पीएनएल में ये बेसिकली लॉस था ना, पीएनएल को डेबिट कर रहा है, और लॉस जो होता है अदर एक्सपेंसेस में आता है जीपी के बाद, तो पीएनएल डेबिट मतलब लॉस बढ़ रहा है, लॉस के बढ़ने से भी प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। मसला तो नहीं हो रहा, अलग अलग करके तो नहीं लिखने की जरूरत, एंट्री सामने पड़ी हो तो मसला होना नहीं चाहिए। क्या रह गया जी, पीपी तो क्रेडिट हो रहा है, उसको छोड़े, वो तो बैलेंस शीट आइटम है, आगे बढ़े। परचेज रिटर्न, परचेज का कॉन्ट्रा है, ग्रीन ग्रीन, कॉस्ट ऑफ सेल से ऊपर, और सेल रिटर्न भी सेल का कॉन्ट्रा है, ये भी ग्रीन है, कॉस्ट ऑफ सेल से ऊपर। इसको एंड पे करते हैं, परचेजेस क्रेडिट, परचेजेस क्रेडिट। नंबर 8 की जगह छोड़ दी मैंने, एंड पे भी कर सकते थे, लेकिन चलो एंड पे कर लें। नंबर 9 पहले लिखो, परचेजेस कम हो रही हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कितने से, 4680। अब रह सिर्फ क्या गया, एडजस्टमेंट नंबर 8। ये इंटरेस्टिंग थी जरा, इसके लिए मैंने आपको एक तरीका वारदात सिखाया था, बहुत आसान। मैंने कहा था कि आपने दरमियान में सेल्स को ले आना है, ठीक है जी, सेल को दरमियान में ले आओ तो कम बन जाना है इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी, फिर सही करोगे इंशाल्लाह आप जी। परचेज रिटर्न क्या हो रही है जी, परचेज रिटर्न क्या हो रही है जी, क्रेडिट मतलब कम, कम, परचेज रिटर्न बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, परचेज बढ़े तो डेबिट, परचेज रिटर्न बढ़े तो, इसका मतलब परचेज रिटर्न बढ़ी। परचेज रिटर्न का बढ़ना मतलब परचेजेस की कमी है, मैं प्रॉफिट की बात कभी ना करूं, कॉन्ट्रा परचेज है ना, तो जब इसने बढ़ना है तो परचेजेस ने कम होना है, ऑपोजिट है ना, नहीं समझ आई।
मैं बताऊं वैसे परचेजेस की एंट्री हम यूं करते हैं, परचेजेस डेबिट 100 रुपये, क्रेडिटर क्रेडिट। परचेज रिटर्न की एंट्री हम करते हैं क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, लेट से 5 रुपये। जब हम जाएंगे P&L बनाने तो उसमें जो परचेजेस आएंगी उसमें 100 की परचेजेस ने 5 की रिटर्न की वजह से कम होकर 95 रह जाना है। अब सॉरी, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट कितने से, अब ये जो परचेज रिटर्न का बढ़ना ही है ना, क्रेडिट नेचर की चीज है, इसका बढ़ना अल्टीमेटली क्या कर गया, इसका बढ़ना इस परचेज को कम कर गया। तो मैं ये डायरेक्ट बोल रहा हूँ, बस बात समझ आई? ठीक है जी। तो कहाँ था ये परचेज कम हो गई। और दूसरी चीज क्या है, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्रेडिट हो रही है, सेल रिटर्न जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, जब क्रेडिट हो रही है तो मतलब सेल रिटर्न कम हो रही है। अब ये सिंपल सी बात है, सेल रिटर्न पे सोच, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न को सोचो, बढ़ रही है या कम हो रही है। अब चूंकि ये सेल और परचेज का काउंटर है तो जाहिर सी बात है ऑपोजिट है। अगर सेल रिटर्न बढ़ रही है तो इसका मतलब ये तो कभी नहीं हो सकता कि सेल बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रा सेल जो है, तो सेल कभी ऐसा हुआ कि अक्यूमुलेटेड एसेट के बढ़ने से एसेट बढ़ गया हो? हमेशा कम ही होता है ना, क्योंकि वो कॉन्ट्रा एसेट है। कभी ऐसा हुआ कि प्रोविजन के बढ़ने से डेटर बढ़ गए हो? नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रा डेटर है, उसके बढ़ने से डेटर ने कम ही होना है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा सेल रिटर्न के बढ़ने से सेल बढ़ जाए या परचेज रिटर्न के बढ़ने से परचेज बढ़ जाए। तो सिर्फ परचेज रिटर्न सेल रिटर्न को सोचो यार, दूसरा ऑपोजिट इंपैक्ट है बस। तो सेल रिटर्न क्रेडिट सोचो, सेल रिटर्न जब रिकॉर्ड करते हैं तो सेल रिटर्न की एंट्री होती है डेबिट और डेटर क्रेडिट, यानी सेल रिटर्न बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। इस रेक्टिफिकेशन में क्या हो रही है, सेल रिटर्न क्रेडिट मतलब कम। अगर ये क्रेडिट हो रही है तो फिर आंखें बंद करके सेल्स को बढ़ा लो। अब जैसे ही आप यहां पे पहुंचे, अब आपके लिए कोई मुश्किल रह ही नहीं गई। आपने क्या किया, आपने परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न को यहां से सोच लिया, और उसके बाद अब इससे आपका इंपैक्ट निकालना बहुत आसान है। परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज कॉस्ट ऑफ सेल कम करती है, कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। कितने से? 67, कितने गया ये 6700 से जीपी बढ़ गया। बोलो, ये दोनों जीपी से ऊपर वाले हैं, क्या ख्याल है? और दूसरा, सेल के बढ़ने से भी प्रॉफिट बढ़ गया, तो प्रॉफिट का बढ़ना जीपी को बढ़ा देगा। ठीक है, ये दोनों ही एडजस्टमेंट 8 के असरात है, और अल्टीमेटली एंड तक भी जाएंगे। ठीक है, अब जी मुझे जल्दी से बताओ कि आपका जीपी एडजस्ट होकर नेट टोटल में एडजस्टमेंट सारी करने के बाद आपके जीपी का क्या हाल है? अब ठीक ठाक है? वो सेहत तबीयत ठीक है उसकी? पेट खराब हो गया उसका? थोड़ा खाना था ना उसने जी। एडजस्टेड प्रॉफिट है, 9 नहीं लिखा, ये ऐड होगा, उल्टा लिख गया। लेट मी चेक, परचेज रिटर्न, सॉरी, अच्छा वो परचेजेस कम हुई हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा जी सर। सिरों ही ले गए। आज सही है भाई, आप सही है, जज़ाकल्लाह मेरी इस्लाह करने के लिए। जल्दी बोलें आप। 8889389380। को मसला कंफर्म कर लें जी, वाकई कंफर्म कर लें। 888930 जी। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं निकाल लेना, इधर देखो जीपी पे क्या असर पड़ा है। जीपी 850 से, अच्छा जो हमने उस दिन सवाल किया था उसमें शायद ये जीपी कम हुआ था, है ना? गलतियां सही करने के बाद जीपी कम हुआ था, तो उसका इंपैक्ट हमने आगे नेट प्रॉफिट पे कम करके डाल दिया। आज क्या हो रहा है, सारी गलतियां सही करने के बाद 850 वाला जीपी 888 पे पहुंच गया, बढ़ गया। ठीक है, तो कितना बढ़ा है? अब इधर देखो, इंपैक्ट ऑफ जीपी, लेकिन इंपैक्ट ऑफ जीपी पे ही ना डाल देना। ठीक है, तो इंपैक्ट ऑन ऑफ जीपी जो है वो नेट प्रॉफिट पे डलेगा, और वो इंपैक्ट क्या डलेगा बताओ जी, कितना डिफरेंस आया है? यहां पे मैं लिख देता हूं जी, 888930 माइनस 850000, आंसर इज
38 बढ़ा दें या कम, 930 बढ़ा दें या कम करें, बढ़ा दें। जीपी बढ़ा है, जीपी बढ़ा है तो आपने नेट प्रॉफिट को भी बढ़ाना है। टोटल इंपैक्ट एक ही बार ले लिया, ठीक है। अब बताओ नेट प्रॉफिट 487 4 डबल